सोचिए अगर किसी केस का फैसला इस बात पे निर्भर करे कि जज साहब का सुबह का नाश्ता कैसा हुआ था या उन्होंने रात को कौन सी किताब पढ़ी थी, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? अजीब जरूर लगता है, पर यह मजाक नहीं है। कानून की दुनिया में एक ऐसी सोच है जो कहती है कि असली कानून वो नहीं जो मोटी मोटी किताबों में लिखा है, अच्छा, बल्कि वो है जो एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर असल में करता है। असली कानून जज के दिमाग में है, उसके अनुभव में है। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और यह है हमारी नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। और आज का ये जबरदस्त टॉपिक रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट से चुना गया है। जी हाँ, आज हम कानून को किताबों से निकालकर असली दुनिया में, मतलब कोर्ट रूम के अंदर जाकर देखेंगे। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कानून वाकई वो है जो लिखा है या वो जो किया जाता है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कानून का यथार्थवादी दर्शन आखिर है क्या। नाम सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। नाम भारी है, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। देखिए, इसका जो सबसे जरूरी सिद्धांत है ना, वो सिर्फ एक लाइन का है। क्या? कानून वो है जो अदालतें असल में करती हैं, बस। अच्छा, ये स्कूल कहता है कि पार्लियामेंट ने एक्ट बुक में क्या लिखा है वो असली कानून नहीं है। अच्छा, असली कानून वो है जो जज उस एक्ट को पढ़कर, केस के हालात देखकर, अपना दिमाग लगाकर फैसला सुनाता है। एक मिनट, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो बचपन से यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि कानून संसद बनाती है, जो आईपीसी, सीआरपीसी जैसी किताबों में लिखा है वही कानून है। हाँ, ये विचार तो उस पूरी बात को ही पलट रहा है। बिल्कुल, ये उस विचार को चुनौती देता है। जी, एक उदाहरण से समझिए। बताइए। मान लीजिए किताब में लिखा है कि किसी खास तरह की चोरी की सजा 3 साल तक हो सकती है। ये तो हो गया किताबी कानून। ठीक है, कहता है कि असली कानून वो 3 साल की लाइन नहीं है, बल्कि जज का वो फैसला कि एक को 6 महीने, दूसरे को 3 साल। हाँ बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा जरूरी, जज ने ऐसा क्यों किया। हाँ, उस क्यों के पीछे जो तर्क है, जो अनुभव है, वही असली कानून है। तो मतलब जज का फैसला सिर्फ कानून की धारा पढ़कर नहीं आता। कभी नहीं। जज सिर्फ नियम की मशीन नहीं है, वो केस के तथ्य देखता है, समाज की सच्चाई देखता है कि अपराधी और पीड़ित किस माहौल से आते हैं। यहाँ तक कि जज का अपना मनोविज्ञान, देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात, मीडिया का दबाव, इस सब चीजें कहीं ना कहीं फैसले पर असर डालती हैं। रियलिस्ट स्कूल इसी सच्चाई को स्वीकार करता है। तो ये सोच अचानक तो नहीं आई होगी। किसने कानून को इस तरह देखने की हिम्मत की? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ें हैं 20वीं सदी के अमेरिका में। ये एक तरह का विद्रोह था, एक रिएक्शन। विद्रोह किसके खिलाफ? उस समय 2 तरह की सोच हावी थी। एक थी एनालिटिकल स्कूल, जो कहती थी कि कानून जो लिख दिया गया वही पत्थर की लकीर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ओके। और दूसरी थी नेचुरल लॉ, जो नैतिकता और सही गलत की बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो कई बार असल दुनिया से थोड़ी दूर लगती थी। और इनके बीच में आए रियलिस्ट्स। हाँ, और उन्होंने कहा, अरे रुको, इन किताबी बहसों से बाहर निकलो और कोर्ट रूम में देखो क्या हो रहा है। अच्छा, वकील क्या दलीलें दे रहे हैं, गवाह क्या कह रहे हैं, और जज क्या फैसला सुना रहे हैं, वही असली कानून है। तो यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बड़े नाम कौन थे? द मेन एक्सपोनेंट्स, यानी इस विचारधारा के बड़े समर्थक। इसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर का, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। होम्स ने एक ऐसी बात कही जो अमर हो गई। उन्होंने कहा, द लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस। मतलब कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कानून कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है कि 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा। अच्छा, कानून समाज के अनुभवों, पिछले फैसलों और बदलते समय के साथ अपना आकार बदलता है। एक जज सिर्फ किताबी लॉजिक नहीं लगाता, वो अपने और समाज के अनुभवों का इस्तेमाल करता है ये तय करने के लिए कि न्याय क्या है। क्या इसका कोई असल केस का उदाहरण है जहां ये सोच दिखती हो? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर केस है सदर्न पैसिफिक को वी जेनसन। कहानी समझिए। एक बंदरगाह पर एक मजदूर की काम करते हुए मौत हो जाती है। अब जो पुराना किताबी कानून था वो बहुत टेक्निकल था और उसके हिसाब से परिवार को मुआवजा नहीं मिल सकता था। ओहो। जस्टिस होम्स ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में, जिसे डिसेंटिंग ओपिनियन कहते हैं, साफ साफ लिखा कि हमें इस पुराने नियम से चिपके रहने के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारे फैसले का समाज पर, उस मजदूर के परिवार पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है।
उन्होंने असली इंसान के अनुभव को सूखे पुराने तर्क से ऊपर रखा। तो जस्टिस होम्स ने दरवाजा खोला कि कानून को अनुभव के चश्मे से देखो। फिर इस सोच को और आगे कौन ले गया? होम्स के खोले हुए दरवाजे से जो तूफान की तरह अंदर आए वो थे कार्ल ल्यूवेलन। अच्छा। उन्होंने इस बात को और भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा अगर कानून अनुभव है तो फिर एक अच्छे वकील का काम कानून की किताबें रटना नहीं बल्कि एक बेहतरीन भविष्यवक्ता बनना है। भविष्यवक्ता मतलब ये अनुमान लगाना कि इस केस के फैक्ट्स को देखकर जज साहब क्या फैसला सुना सकते हैं। अच्छा। ल्यूवेलन के हिसाब से कानून और कुछ नहीं, बस जजों का व्यवहार है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अदालतें असल में क्या करती हैं, न कि इस पर कि वे क्या कहती हैं कि उन्हें करना चाहिए। ये तो वकीलों के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब कानून की धाराएं जानना काफी नहीं, जज की सोच को समझना भी जरूरी है। और फिर आए जेरोम फ्रैंक, जो इस सोच को इसकी चरम सीमा तक ले गए। वो इन सबसे ज्यादा कट्टर थे। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उनकी थ्योरी और भी गहरी थी, जिसे तथ्यों पर संदेह का सिद्धांत या फैक्ट स्केप्टिसिज्म कहते हैं। तथ्यों पर संदेह, इसका क्या मतलब? फ्रैंक कहते थे कि आप सब ऊपरी अदालतों और जजों की बात कर रहे हैं। असली खेल तो निचली अदालतों में होता है, जहां तथ्य तय किए जाते हैं। क्योंकि गवाह झूठ बोल सकते हैं, वकील कहानी को तोड़ मरोड़ सकते हैं, और जज भी तो इंसान हैं, उनकी अपनी पसंद नापसंद होती है। सही बात है। फ्रैंक का मानना था कि कानून तब तक अनिश्चित है जब तक जज का हथौड़ा टेबल पर न बच जाए। तो वो नाश्ते वाली बात सच में यहीं से आई। बिल्कुल। फ्रैंक का ये कहना कि किसी केस का फैसला इस पर भी निर्भर कर सकता है कि जज साहब का हाजमा ठीक है या नहीं, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। अच्छा। ये उस विचार को एक जोरदार चुनौती थी कि न्याय पूरी तरह से मशीनी और निष्पक्ष होता है। वो ये कह रहे थे कि न्याय की पूरी प्रक्रिया इंसानी गलतियों और भावनाओं से भरी हुई है। तो इन अमेरिकी विचारकों ने तो कानून की दुनिया में भूचाल ला दिया। पर सवाल ये है कि क्या इस क्रांति की लहर अटलांटिक पार करके भारत तक भी पहुंची? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसा सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। रियलिस्ट स्कूल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी भारत में रियलिस्ट स्कूल। हाँ। यहां यह समझना जरूरी है कि भारतीय न्यायपालिका कट्टर रियलिज्म नहीं अपनाती। हमारे जज कानून की किताब को फेंक नहीं देते। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक संतुलित, एक मॉडरेट रियलिज्म का रास्ता अपनाते हैं, जहां जज कानून की किताब को समाज की जरूरतों और संविधान की आत्मा के चश्मे से पढ़ते हैं। इसे समझने के लिए कुछ बड़े केस देखने होंगे। सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? कहानी ये थी कि सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और कोई कारण भी नहीं बताया। उस समय के कानून में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा था, जिसका सीधा मतलब था कि अगर कानून में प्रक्रिया लिखी है तो सरकार उसे फॉलो करके कुछ भी कर सकती है। किताबी कानून के हिसाब से सरकार सही थी। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? यहीं पर भारतीय रियलिज्म का जादू दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानून के शब्द नहीं पढ़े। कोर्ट ने कहा कि कानून में लिखी प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना चाहिए। ये फेयरनेस का सिद्धांत जजों ने सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुभव से निकालकर कानून में डाला। उन्होंने कानून को एक नया, जिंदा मतलब दिया। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण केशवानंद भारती केस है। बिल्कुल, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये भारतीय कानून का महासंग्राम था। सवाल एक ही था कि क्या संसद के पास संविधान को किसी भी हद तक बदलने की शक्ति है? हाँ, यहां तक कि उसे खत्म कर देने की शक्ति है। और संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो संसद को सीधे सीधे रोके। कुछ नहीं लिखा था। और यहीं पर 13 जजों की बेंच ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया, मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जजों ने कहा कि संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान की नींव, उसकी आत्मा यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मजे की बात यह है कि मूल ढांचा शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से जजों द्वारा देश और लोकतंत्र को बचाने के अनुभव और विवेक से बनाया गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जरूरत पड़ने पर भारत में जज सिर्फ कानून पढ़ते नहीं, कानून बनाते भी हैं। तो अगर हमें इस पूरी सोच को कुछ आसान शब्दों में समेटना हो तो कैसे करेंगे? क्या कोई तरीका है इसे आसानी से याद रखने का, खासकर स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक आसान मेमोरी लॉक तकनीक बताता हूँ। बताइए। इस पूरे स्कूल की विशेषताओं को याद रखने के लिए मैं 3 अक्षर इस्तेमाल करता हूँ, JFD। JFD, ये क्या है? जे से
जज पर फोकस। रियलिस्टिक स्कूल के लिए हीरो जज है, पार्लियामेंट नहीं। ओके। एफ से फैक्ट्स, नियमों से ज्यादा जरूरी। केस का नतीजा नियमों से नहीं, तथ्यों को कैसे पेश किया जाता है उससे तय होता है। ठीक है। और डी से डायनामिक, यानी कानून बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं है। तो बस याद रखिए JFD, जज फैक्ट्स डायनामिक। अरे वाह, JFD, जज फैक्ट्स डायनामिक। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ? पूरी थ्योरी 3 अक्षरों में सिमट गई। जी, लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक भी लग रहा है। अगर सब कुछ जज के मूड और फैक्ट्स पर ही निर्भर करेगा तो फिर कानून का मतलब ही क्या रह गया? कोई भी बिजनेस कैसे चलेगा, कोई अपनी जिंदगी कैसे प्लान करेगा, ऐसे तो कोई निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी ही नहीं बचेगी। कोई भी जज कुछ भी फैसला दे देगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही स्कूल की सबसे बड़ी आलोचना क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं आलोचक? आलोचक कहते हैं कि पहली बात, इससे कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अगर कानून हर जज के साथ बदलेगा तो किसी को पता ही नहीं होगा कि सही क्या है और गलत क्या। और दूसरी बात? दूसरी आलोचना यह है कि ये जजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है और विधायिका यानी पार्लियामेंट, जिसने सोच समझकर कानून बनाया है, उसकी भूमिका को कम कर देता है। और तीसरा, इससे अप्रत्याशितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है। हो सकता है एक ही जैसे केस में दिल्ली का जज कुछ और फैसला दे और मुंबई का जज कुछ और। तो आखिर में अगर हमें उस पुरानी सोच, जिसे एनालिटिकल स्कूल कहते हैं, और इस नई रियलिस्ट स्कूल की सोच में एक लाइन में फर्क बताना हो तो वो क्या होगा? ये बहुत आसान है। एनालिटिकल स्कूल कहता है कानून वो है जो किताब में लिखा है, लॉ एज इट इज रिटन। और रियलिस्ट स्कूल कहता है कानून वो है जो जज असल में करता है, लॉ एज इट इज डन। बिल्कुल। एनालिटिकल स्कूल के लिए हीरो है पार्लियामेंट या राजा, जिसने कानून बनाया। और रियलिस्ट स्कूल के लिए हीरो है जज, जो कानून को लागू करता है। एक के लिए कानून तर्क है, दूसरे के लिए अनुभव। बस यही मूल फर्क है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? रियलिस्ट स्कूल हमें सिखाता है कि कानून सिर्फ किताबों में बंद बेजान शब्द नहीं है, बल्कि ये एक जीवित चीज है जिसे जज अपने अनुभव, विवेक और समाज की समझ से हर दिन एक नया आकार देते हैं। बिल्कुल। और आज की बातचीत का सबसे बड़ा सबक ये है, चाहे कोई वकील हो, बिजनेसमैन हो या बस एक जागरूक नागरिक, कि कानूनी बहस सिर्फ सेक्शन रटने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये तथ्यों के आधार पर एक मजबूत कहानी कहने की कला है, क्योंकि जैसा जस्टिस होम्स ने कहा था, अंत में अनुभव ही तर्क पर हावी होता है। और जाते जाते हम यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जरूर। भविष्य में जब AI जज आ जाएंगे, जो भावनाओं, मनोविज्ञान या नाश्ते से नहीं बल्कि सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम से फैसले लेंगे, तब क्या रियल स्कूल प्रासंगिक रहेगा? जब न्यायिक व्यवहार यानी जुडिशियल बिहेवियर में से इंसानी तत्व ही गायब हो जाएगा, तो कानून का असली चेहरा क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।